हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम कवर करेंगे हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। यानी आज के लेक्चर में हम हमारे चैप्टर के बीच में जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है उन सबको वन बाय वन करके कवर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किसने किसने वीडियो अब तक नहीं देखी है अपने हमारे कंप्लीट चैप्टर की। जिसने नहीं देखी है वो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक से देख सकता है। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिसने देख रखी है और किसी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में तो वहां से भी उसे वो वीडियो को कवर कर सकता है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। प्लस अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन भी आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नेम गिवन है। इन नेम से आपको इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है। यानी कि हम पहले क्या करते थे, हमारे मॉलिक्यूल से उसके नेम को डिफाइन करते थे, तब भी हम सेट ऑफ रूल्स को यूज करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे नेम से उस मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए भी कोई ना कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स ही होंगे, उन्हीं को फॉलो करना है। सो वन बाय वन हम मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन में उन रूल्स को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको गिवन है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। यहाँ पर जब भी हमें मॉलिक्यूल गिवन होना तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमारे मेन पार्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है। और मेन पार्ट आपके नॉमेनक्लेचर में एंड में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड का क्या मतलब है, एक 3 कार्बन की चेन है जिसमें आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये आपका एक कॉमन नेम है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एल्डिहाइड वर्ड यूज करा हुआ है। पोजीशन को अल्फा से डिटरमाइन करा हुआ है क्योंकि हम कॉमन नेम्स के अंदर ही हमारे फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीटली मेंशन करते थे और अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन पोजीशंस को यूज करते थे किसी भी पोजीशन ऑफ ब्रांचेस को या फिर फंक्शनल ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हमने अल्फा नॉमेनक्लेचर में यूज करा है तो ये कॉमन नेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेंगे। प्रोपियोनेल्डिहाइड का मतलब है 3 कार्बन की चेन है जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और हमें पता है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कार्बन हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं। विच मीन्स पूरी चेन में 2 हमारे नॉर्मल कार्बन है जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है और वो बॉन्डेड है फर्दर हमारे एल्डिहाइडिक कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे, कार्बन 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 जो आपका एल्डिहाइडिक नेचर का है। अब इस एल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन पर आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है। ये एल्डिहाइड है तो इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, नेक्स्ट कार्बन। सो दिस इज योर अल्फा पोजीशन जिस पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और मिथॉक्सी हम ईथर मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास OCH3, क्योंकि मिथेन आपके पास ये जो वर्ड रूट यूज हो रहा है ये सिंगल कार्बन के लिए हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ OCH3 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ओवरऑल एक बेसिक स्केलेटन फॉर्म इसकी ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हम जो वैलेंसीज रह जाती हैं कार्बन की उन्हें हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो पहले वो बताएंगे और फिर उसमें हाइड्रोजन को स्पेसिफाई करेंगे वैलेंसीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो 3 पोजीशन अभी भी वेकेंट है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे CH3। फिर आपके पास यहाँ हो जाएगा CH और ये आपका SH रहेगा। विच मीन्स आपका जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है विच इज अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड वो इस तरीके से अपने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो बस जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल को ड्रॉ करा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में भी आपको सिमिलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर सेकेंड मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल आपको गिवन है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का मतलब है यहाँ पर आपके पास एक 4 कार्बन की चेन है जिसमें Al यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो सेकेंड मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले हमारे मेन पार्ट को ड्रॉ करते हैं विच इज 4 कार्बन चेन C C C एंड C, जिसमें आपके पास लास्ट पर आपका होगा एल्डिहाइड क्योंकि Al फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये हमने एक स्केलेटन फॉर्म ड्रॉ कर ली जिसकी थर्ड पोजीशन पर आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज OH फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से आप पोजीशनिंग स्टार्ट करोगे क्योंकि हमें पता है हम जब भी एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूलर कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर पार्ट जो मेन कार्बन मेन चेन में हो उसमें एल्डिहाइड्स को अपने नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा था कि हम अपने नंबरिंग के अंदर इंक्लूड कर रहे थे, इस वजह से प्रोपियोन पार्ट के लिए 2 कार्बन आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के और 1 कार्बन आपका एल्डिहाइडिक कार्बन होता है। तो यहाँ पर आप जब नंबरिंग करोगे इट इज 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर आपके पास है हाइड्रोक्सी, दिस इज योर फोर्थ पोजीशन। अब यहाँ पर आपने सारे के सारे स्केलेटन ओवरऑल ड्रॉ कर दिया है।
ब्रांचेस ड्रॉ कर दी, फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर दिए, कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर AN वर्ड यूज हो रहा है विच इज फॉर सिंगल बॉन्ड। तो बाकी बचे हुए जो आपकी पोजीशंस है उन्हें हम हाइड्रोजन को यूज करके फिल करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास आएगा CH3, यहाँ आपके पास आएगा CH, CH2 एंड दैट्स ऑल। तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नेम ये मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में ये अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। मैंने पोजीशंस को यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आप कार्बन को लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बहुत क्लोज है, तो वो पोजीशंस उसके साथ क्रॉस हो जाएंगी। तो दिस इज योर सेकंड मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल में क्या गिवन है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पर आपके पास साइक्लोपेंटेन आपका जो है वो मेन हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हमने कार्बल्डिहाइड वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी साइक्लिक फॉर्म में एल्डिहाइड पार्ट कंसिडर करते हैं तो वो साइकिल से बाहर की तरफ एग्जिस्टेंस शो करता है, और उसी रीजन की वजह से उसका कार्बन आपके मेन हाइड्रोकार्बन में काउंट नहीं होता। ये सारे के सारे रूल्स हम नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करते हुए स्टडी कर चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर ऑपोजिट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। वहां हमने नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करने के लिए यूज करा था, यहाँ हम नॉमेनक्लेचर से हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कार्बल्डिहाइड आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपके चेन से बाहर की फॉर्म में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। तो पहले हम हमारे मेन पार्ट को ड्रॉ करते हैं विच इज साइक्लोपेंटेन। सो साइक्लोपेंटेन आपका 5 कार्बन का एक चेन है। सो दिस इज योर साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल। इस साइक्लोपेंटेन में एक पोजीशन पर कार्बल्डिहाइड विच मींस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अटैच्ड है। लेट्स से वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब इस एल्डिहाइड से सेकेंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी यानी OH फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है। सो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर सेकेंड पोजीशन। इस पोजीशन पर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो थर्ड मॉलिक्यूल क्या आपके पास, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। सो दिस इज योर थर्ड मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में क्या गिवन है, 4 ऑक्सो पेंटेनल। अब यहाँ पर आपके पास ऑक्सो और पेंटेनल, सबसे पहले आपको ये पता है पेंटेनल इज योर मेन हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपके पास Al वर्ड यूज हो रहा है विच मीन्स योर मेन हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बट आपके पास जो यहाँ ब्रांच में वर्ड यूज हो रहा है वो है ऑक्सो, जो कि आपके कीटोन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हम ऑक्सो वर्ड उसके लिए तब यूज करते हैं जब हमने उसके कार्बन को मेन चेन में कंसिडर तो करा होता है, उसको काउंट करा होता है, बट उसे हम वहां पर उसके मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ONE की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो उससे हायर प्रायोरिटी पर है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सो इस वजह से हम उसे ब्रांच में रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उसका कार्बन ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा पेंटेन मॉलिक्यूल है, इस पेंटेन मॉलिक्यूल में आपके पास ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट भी काउंट हो रहा है, एल्डिहाइड वाला पार्ट भी काउंट हो रहा है, और ये कीटोन वाला पार्ट भी काउंट हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 5 कार्बन ही होंगे। इसके अंदर जैसे आपके पास ये जो फोर्थ मॉलिक्यूल है, टोटल आपके पास यहाँ पर 5 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5, जिसमें आपके पास टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर आपके पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप है विच इज कीटोन, और बाकी आप यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज करके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आएगा CH3, CH2, CH2। सो दिस इज योर मॉलिक्यूल 4 ऑक्सो पेंटेनल, जहां पर हमने कीटोन और एल्डिहाइड को अपने मेन हाइड्रोकार्बन में काउंट करा है, बट ये दोनों की प्रेजेंस की वजह से हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाएंगे। जिसमें एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटाइज होता है तो उसे हम मेन चेन में कंसिडर करेंगे, और जो हमारा कीटोन पार्ट है इसे हम साइड चेन या फिर हमारे ब्रांच में कंसिडर करेंगे। और इस कार्बन को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हमारे मेन चेन में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सो वर्ड के साथ। सो दिस इज योर फोर्थ मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फिफ्थ मॉलिक्यूल। फिफ्थ मॉलिक्यूल में आपके पास गिवन है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन के डाई मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि कीटोन है। कीटोन का मतलब है कि आपके पास बीच में क्या है, एक कीटो कार्बोनिल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ आपके पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, और वो हाइड्रोकार्बन चेन आप यहाँ पर यूज करोगे डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल चेन कौन सी होती है कि आपके पास यहाँ पर 4 कार्बन की किस तरीके से चेन है जो कि सेकेंडरी फॉर्म में आपके यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है। हमें पता है सेकेंडरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जिस पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्यूटाइल पार्ट को अरेंज करोगे। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास कार्बन के पास इस हाइड्रोजन के अलावा 3 पोजीशंस और हैं, तो यहाँ पर आप एक CH3 अटैच कर दो,
यहाँ आप CH2 CH3 अटैच कर सकते हो। दोनों में से इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि आपके पास ओवरऑल सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल मॉलिक्यूल है। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो आपने राइट हैंड साइड ड्रॉ करा, सिमिलर आप लेफ्ट हैंड साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 CH CH3. So this is your disecondary butyl ketone. So this is your fifth molecule. Now let's move on towards your sixth molecule. Sixth molecule में क्या दिया हुआ है? 4-fluoroacetophenone. अब यहाँ पर आपके पास ये जो एसिटोफिनॉन है ये आपका मेन पार्ट है और इसके फोर्थ पोजीशन पर आपके पास फ्लोरो ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसिटोफिनॉन को ड्रॉ करते हैं और हमें पता है एसिटोफिनॉन हमारा इस तरीके से अपनी अरेंजमेंट शो करता है। बेंजीन मॉलिक्यूल पर COCH3 की प्रेजेंस होती है हमारे पास एसिटोफिनॉन। इस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने कुछ कॉमन नेम्स को डिस्कस करा था, जिसमें से एक कॉमन नेम आपके पास एसिटोफिनॉन था। मैंने आपको तब भी बताया था कि ये जो मैं कॉमन नेम्स आपको यहाँ पर यूज करके दिखा रही हूँ, इन कॉमन नेम्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज करा जाता है। तो आपको इन कॉमन नेम से मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एसिटोफिनॉन किस टाइप से मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि आप एसिटोफिनॉन को किसी रूल को यूज करके ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब इसी एसिटोफिनॉन की फोर्थ पोजीशन पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर फ्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, विच इज फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस वॉज योर सिक्स्थ मॉलिक्यूल एंड अलॉन्ग विद इट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको यहाँ पर कॉमन नेम से भी और IUPAC नॉमेनक्लेचर को यूज करके भी अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आ गया होगा। जब भी आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप अपने मेन पार्ट को आइडेंटिफाई करोगे। उस मेन पार्ट में ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग एक स्केलेटन फॉर्म को ड्रॉ करोगे और उसके बाद वहां पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस करोगे और फिर आप फर्दर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स को ऐड करोगे। और अगर आपके पास उसके बाद भी स्पेसेस बच जाती हैं तो वहां पर आप उसकी पोजीशन को हाइड्रोजन से फिल करोगे और ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है। इन रिएक्शंस के आपको फाइनल प्रोडक्ट्स बताने हैं। सो हम वन बाय वन करके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन में गिवन है एक बेंजीन मॉलिक्यूल और एक आपको यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल गिवन है, जिसकी रिएक्शन आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहे हो। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास एक ल्यूइस एसिड है, जिसका काम क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में से उसके इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए। जब हम इस तरीके से किसी रिएक्शन में ल्यूइस एसिड को यूज करते हैं तो उसका काम होता है आपके इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट गिवन है, इस रिएक्टेंट का ये क्लोराइड पार्ट रिमूव करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव लेके रिमूव हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिस इलेक्ट्रोफाइल की हम यहाँ इस बेंजीन मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर इस असाइल ग्रुप की अटैचमेंट हमें ऑब्जर्व होगी, विच इज COC2H5। अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था तो हम किसी भी पोजीशन पर इसके अटैचमेंट शो कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को असाइन करते। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स को ड्रॉ करते, अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो हम मेटा प्रोडक्ट्स को ड्रॉ करते। सो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट है डाई अल्काइल कैडमियम और असाइल क्लोराइड। तो हमने इस रिएक्शन को हमारे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में ऑब्जर्व करा था, जहां पर हमने देखा था कि जब भी हमारे पास डाई अल्काइल कैडमियम और असाइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो वहां पर कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। और वहां वो कीटोन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? ये जो असाइल क्लोराइड वाला पार्ट है, इसका क्लोराइड ग्रुप जो है वो इस अल्काइल पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास किस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा? दिस इज योर C6H5CH2। तो पहले हम इसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। C6H5 इज योर बेंजीन मॉलिक्यूल, CH2 विच इज अटैच्ड टू COCH3, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ये COCH3 इसका क्लोराइड पार्ट जो है वो इस मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कीटोन की फॉर्मेशन होगी और आपके पास यहाँ पर डाई अल्काइल कैडमियम जो है कैडमियम डाइक्लोराइड आपका साथ में रिलीज हो जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कीटोन की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम एंड असाइल क्लोराइड। सो दिस वाज योर सेकेंड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड रिएक्शन। योर थर्ड रिएक्शन इज फॉर
अल्काइन मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्शन आप मरकरी और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ये एक्वस मीडियम में हम कंसीडर करते हैं क्योंकि जो आपके पास H2SO4 है ये एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पर हम रिएजेंट कौन सा यूज करें, हमारे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करते थे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता था वाटर में हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस की प्रेजेंस है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिवली चार्ज आपका रिएजेंट होता है वो उस पोजीशन पर अटैक शो करता है जहां पर आपके हाइड्रोजन कम होते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, विच मीन्स या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर नेगेटिव रिएजेंट का अटैक होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन पर होगा जहां पर आपके हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ एक भी नहीं है, विच मीन्स इस पोजीशन पर OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, CH3 COH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, ये CH2, ये एक जो मल्टीपल बॉन्ड था उसको हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, एक मल्टीपल बॉन्ड को हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया और हमारे पास जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव थी उसकी अटैचमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व करी। अब इसके बाद फर्दर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर टॉटमराइजेशन होती है। उस टॉटमराइजेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास ये जो OH और O और H का बॉन्ड है ये इस तरीके से एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, टॉटमराइज होकर ये इस तरीके से एग्जिस्टेंस शो करता है। ये टॉटमराइजेशन आपको उन मॉलिक्यूल्स में मिलती है जब आपका जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल पे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में है, जिस वजह से आपका जो ये मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से अपनी अरेंजमेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, विच इज CO CH2 नेगेटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो गया था, जो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और आपके पास यहाँ पर CH3 CO CH3 इस तरीके से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि हम यहाँ पर इस तरीके से अल्काइन की जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाते हैं तो हमें कीटोन फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। सो दिस वाज योर थर्ड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में आपके पास इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है विच इज योर पैरानाइट्रोटोलुइन, जिसकी रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं, विच इज फॉलोड बाय फर्दर एसिडिफिकेशन। तो इस रिएक्शन को हमने ऑब्जर्व करा था हमने चैप्टर में फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, जिसको हमने इटार्ड रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज करा था। मैंने आपको तब भी बताया था कि इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोर्ड्स में रिपीट हुई है। तो यहाँ पर आपके पास और कुछ नहीं, इटार्ड रिएक्शन ही पूछी हुई है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, अल्काइल पार्ट है, उसको आपका कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड पार्ट में। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा, सबसे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है कुछ इस टाइप से, सो दिस इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो आपका इंटरमीडिएट होता है, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन, यहाँ से जब आप इसकी एसिडिफिकेशन करवाते हो तो आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपको ऑब्जर्व होती है। सो दिस इज योर पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले एरोमेटिक पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो पार्ट प्रेजेंट है उसे आप एल्डिहाइडिक पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को ध्यान रखना है आपको। सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन, जहां पर हमने डिफरेंट रिएक्शंस में एक तरीके से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स को आपको उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपको सबसे कम से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास एल्डिहाइड है, सेकेंड मॉलिक्यूल आपके पास एल्कोहल है, देन ईथर, और उसके बाद एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। सो हमें पता है जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर हम मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, और इंटरैक्शंस में हमारे पास डिफरेंट इंटरैक्शंस हो सकती हैं। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल इंटरैक्शंस हो सकती है, और वॉन डर वाल इंटरैक्शंस हो सकती है, जिसमें से हमें पता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, नॉर्मल अल्काइल हाइड्रोकार्बन,
उसमें सिर्फ वॉन डेर वाल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस नहीं होती। सो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उसको ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाता है और वो इजीली वेपराइज कर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इन चारों मॉलिक्यूल्स में से जो ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्सेस की एग्जिस्टेंस है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपका इस प्रोपेन मॉलिक्यूल का मिलेगा। इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो हमारे पास ये जो एल्डिहाइड, अल्कोहल और ईथर है, तीनों मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बट जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो एल्डिहाइड्स और ईथर्स के रिस्पेक्ट में अल्कोहल्स के पास एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस प्रेजेंट है, जिसको ब्रेक करने में आपके पास ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज्यादा आपको ऑब्जर्व होता है। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ जो एल्डिहाइड्स, ईथर्स और हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, इन सबके रिस्पेक्ट में अल्कोहल्स में मैक्सिमम इंटरेक्शंस है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उनको ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका अल्कोहल्स का मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमने अल्कोहल्स और हमारे हाइड्रोकार्बन एक तरीके से जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल है और लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल है उन्हें अरेंज कर लिया। अब हमारे पास बीच के सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स बचते हैं, विच आर योर एल्डिहाइड एंड ईथर मॉलिक्यूल्स। अब इन्हें हमें अरेंज करना है। सो इन मॉलिक्यूल्स की हम इंटरेक्शन को जब डिस्कस करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही काफी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उसकी इंटरेक्शन उसमें यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसके पोलर नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास ये हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और ईथर मॉलिक्यूल है, दोनों में ही आपके पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की इंटरेक्शंस है, विच मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड प्रेजेंट है। और हमें पता है जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का कोई बॉन्ड होता है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वो पोलर नेचर शो करता है। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि किस मॉलिक्यूल में ज्यादा पोलैरिटी है और किस मॉलिक्यूल में कम पोलैरिटी है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी वहां ज्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, तो उसे ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर उसकी पोलैरिटी को एक बार अरेंज करते हैं। तो जब हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो एल्डिहाइड्स के केस में क्या होता है, आपके पास CO और H और इस तरफ कोई एल्काइल ग्रुप है जो हमें यहाँ पर CH3 गिवन है। और ईथर्स के केस में क्या होता है, CH3O CH3, यानी यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन और कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो आप यहीं से क्लियर हो सकते हो कि हमें पता है मल्टीपल बॉन्ड के अंदर थोड़ी ज्यादा पोलैरिटी होती है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिन इलेक्ट्रॉन्स को आप चार्ज जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आपको ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में आपके कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किस तरीके से इस जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसे आप धीरे धीरे करके कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, उसका पोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उसका आपने चार्ज ही ऑपोजिट कर दिया। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमें उसकी पोलैरिटी को रिड्यूस करना है तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है उसे रिड्यूस करना होगा, जिसके लिए हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। तो यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, और यहाँ तो दोनों ही तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास पोलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ईथर मॉलिक्यूल्स। तो आपके एल्डिहाइड ज्यादा पोलर हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एल्डिहाइड्स में ज्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके ईथर मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। तो बस जिस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है, सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करना है। सो इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करोगे, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गिवन कंपाउंड्स आर इन रेंज 44 to 46, विच मीन्स ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है इन सारे मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम यहाँ पर उन्हीं को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें से आपको CH3CH2OH यानी एल्कोहलिक मॉलिक्यूल जो है आपके पास, विच इज इथेनॉल, अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, resulting in association of molecules, therefore it has the highest boiling point, और उसी रीजन की वजह से इसके पास highest boiling point है। CH3CHO which is your ethanol molecule is more polar than ether molecule which is dimethyl ether, so ethanol has strong intermolecular dipole-dipole interactions than your CH3O CH3 ether molecule. Next you have propane which has only weak van der Waals forces, दस आपके पास जो अरेंजमेंट होगी सबसे कम प्रोपेन का, फिर उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का, देन इथेनॉल, और सबसे ज्यादा आपके पास इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर्स को अरेंज कर सकते हो। आपको बस उनकी इंटरैक्शंस को ध्यान रखना है, और जब भी इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधी 3 इंटरैक्शन स्ट्राइक करनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस और वॉन डेर वाल इंटरैक्शंस, जिसमें से वॉन डेर वाल को लेकर हम बिल्कुल क्लियर है।
जहां पर आपके पास कोई भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, वहां आपके पास वॉन डर वाल्स फोर्सेज होंगी और उनको ब्रेक करना सबसे ईजी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होता है क्योंकि वो यूजुअली आपके सारे मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। तो उस वजह से वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स तो क्रिएट होती हैं, बट किस मॉलिक्यूल में कितने एक्सटेंट पर क्रिएशन होती है, उनकी कितनी इंटरैक्शंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं। सो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन को डिस्कस करोगे और फर्दर उसकी बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स को आपको उनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में अरेंज करना है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होने का मतलब है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जिसे वो डोनेट करने के लिए किसी साइट को ढूंढ रहा है ताकि वो उसके साथ अपनी रिएक्शन को शो कर सके। तो इतना तो हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझ में आ गया। और अगर ये एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है ये कोई ऐसी साइट ऑब्जर्व कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगी। तो हमें अपने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को आइडेंटिफाई करना है। और जब हम न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं तो जितना बेटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगा वो उतनी ही अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है उसे आइडेंटिफाई करना है और किसमें सबसे कम है उसे आइडेंटिफाई करना है, और उसी के रिस्पेक्ट में फिर मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। तो हम मॉलिक्यूल्स को अब ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट में मॉलिक्यूल्स कौन से गिवन है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, विच मीन्स आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप विच मीन्स C डबल बॉन्ड O, जिसके अंदर कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसका हमें रीजन पता है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। उसकी वजह से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से आपके पास रिस्पेक्टिव पार्शियल चार्जेस की क्रिएशन होती है। अब हमारे पास जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हमें इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसके फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास दो ही मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना। एक्स्ट्रा क्या? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का काम होता है। तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे रिड्यूस करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की होने की वजह से इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल में अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस होगी तो वहां पर आपके पास ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगी। सो उसके लिए हमें इन मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके देखना होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताओगे। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. The rate of nucleophilic addition reaction is in carbonyl compound decreases with increase in electron density on carbonyl carbon. यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दोगे। और इंक्रीज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विच मीन्स डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है रिएक्शन कम होगी वहां पर। दैट इज presence of an electron donating group increases the electron density, thereby decreases the electrophilic character of carbonyl carbon. So electron donating group की वजह से carbonyl carbon के जो electrophilic character है उसके अंदर decrease observe होता है। और यहाँ पर अगर आप इनके structures को observe करोगे, this is your ethynyl molecule, this is propanol, this is your propanon, this is your butanol। मैंने यहाँ पर सीरीज में ही मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करा है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कार्बोनिल कार्बन के साथ में आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, और अल्काइल ग्रुप्स आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, विच मीन्स ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ अगर आप इथेनॉल मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व करोगे सिर्फ एक मिथाइल पार्ट है जो आपको डोनेशन शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास जो प्रोपेनॉल है इथाइल पार्ट डोनेशन शो कर रहा है, यानी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें।
यहाँ तो आपको दोनों साइड से मिल रहा है और यहाँ पर भी दोनों साइड से मिल रहा है, पर एक तरफ काफी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो आपकी रिएक्टिविटी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसमें सबसे कम इंडक्टिव तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो जब आप यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करोगे तो आपका जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आपका प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल, देन योर प्रोपेनॉन और लास्ट में आपका ब्यूटेनॉन अपनी रिएक्टिविटी को शो करता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट शो करने वाले ग्रुप्स हैं। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी आंसर करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए भी हमें पहले मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना होगा और उसके रिस्पेक्ट में उसके मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट करेंगे। सो यहाँ पर भी मैंने सीरीज में मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करा है। सबसे पहले मैंने सीरीज में ड्रॉ नहीं करा। You have para-nitrobenzaldehyde, then para-tolualdehyde, which is you can say para-methylbenzaldehyde, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर तो एल्डिहाइड है जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप है और ये एक कीटोन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमें मॉलिक्यूल को अरेंज करना है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमें कार्बन के अंदर ऑब्जर्व करना है कौन इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनको ऑब्जर्व करते हैं। इनमें आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है एक तरफ तो बेंजीन ग्रुप के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, विच मीन्स मिथाइल ग्रुप तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ वर्क करेगा। तो इसका काम है इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज करना, विच मीन्स कि इन दोनों के अरेंजमेंट में ये तो सबसे पीछे चला गया, इसके पीछे चला गया। ये क्यों चला गया? क्योंकि इसमें प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, इसमें एज सच पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसके एक तरफ से नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ तो मॉलिक्यूल सेम है तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके बता सकते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसिटोफिनॉन। तो इन दोनों में अरेंजमेंट हो गई और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास यहाँ पर बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपके बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका मतलब है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं होगी, इससे तो इनकी ज्यादा ही होगी क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल के साइड में हाइड्रोजन ही है इन सारे मॉलिक्यूल्स में, तो ये सबसे कम होगा, विच मीन्स एसिटोफिनॉन आपका लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम बाकी मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। बेंजल्डिहाइड, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मिथाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सामने ही आपके पास आंसर है, सिंपल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। और यहाँ पर कुछ ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, विच मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस है। फिर आपका बेंजल्डिहाइड होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास यहाँ रिएक्टिविटी आएगी पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड और यू कैन से पैराटोलुएल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आपके पास काफी दूर है इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कार्बन से, यहाँ बहुत पास में है, तो इसके अंदर जो एसिटोफिनॉन की रिएक्टिविटी है वो सबसे कम हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप अरेंजमेंट कैसे शो करोगे? एसिटोफिनॉल इज योर लीस्ट रिएक्टिव, देन कम्स पैराटोलुएल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड और उससे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है। सो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this was your second part of the question and along with it your question number 4 is completed. I hope आपको इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now let's move on towards your fifth question. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है, इन रिएक्शंस के आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम वन बाय वन करके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार आप एक जनरल ओवरव्यू सा देख लो रिएक्शंस का। यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट्स और हमारे जो ये दोनों रिएक्टेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई रिएक्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों कीटोन्स हैं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और साथ में इनकी रिएक्शन किसी नाइट्रोजन के डेरिवेटिव से हो रही है, विच मीन्स अमीन डेरिवेटिव्स के साथ यहाँ पर उसकी रिएक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन्स वाली कैटेगरी में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की उनके अमीन्स और अमीन डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन को ऑब्जर्व करा था। और उस रिएक्शन में हमने ये पता करा था कि जब भी हम कभी अमीन्स या अमीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का एक डायरेक्ट मेथड है, एक ट्रिक है। उसी ट्रिक को हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या थी कि आपके पास जो किसी एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल कार्बन है जिसमें CO पार्ट आता है, अब इस कार्बोनिल कार्बन की जब आप नाइट्रोजन के किसी अमीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये हमारे पास एक अमीन डेरिवेटिव है। इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H2 और यहाँ से O ये रिलीज हो जाएगा, जिससे आपके पास माइनस वाटर हो जाएगा।
और आपका जो ये कार्बोनिल कार्बन है ना, ये कंबाइन कर जाएगा नाइट्रोजन के साथ। सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। बस यहाँ पर हमें इन सारे रिएक्शंस में इसी ट्रिक को यूज करना है। तो वन बाय वन करके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक साइक्लोपेंटेनॉन है जिसकी रिएक्शन आप NH2OH के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारी जो रिएक्शन होगी उस केस में हमें नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमारे पास इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं। ये हमारी ट्रिक है, ये ध्यान रखना है। इसका प्रॉपर मेथड हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में ऑब्जर्व कर चुके हैं। यहाँ हमसे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पूछे हुए हैं, तो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक ट्रिक समझी थी, उसी ट्रिक को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो साइक्लिक पेंटेन फॉर्म है इसके साथ जो ये डबल बॉन्ड है ये कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, जो फर्दर OH के साथ अटैच्ड है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का आपको रिलीज ऑब्जर्व होगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। अब बिल्कुल इसी तरीके से बाकी रिएक्शंस को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड रिएक्शन में भी हमारे पास एक अमीन डेरिवेटिव है। इस अमीन डेरिवेटिव में ये तो हमारा अमीन का NH2 ग्रुप है और ये एक जो हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस करा था इस पूरे ग्रुप से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक अमीन डेरिवेटिव आया। तो इस अमीन डेरिवेटिव की रिएक्शन के लिए अगेन सिमिलर स्टेप्स, यहाँ से आप वाटर का रिमूवल करोगे। इस वाटर के रिमूवल में आपके पास किस तरीके से रिएक्शन आएगी, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में साइक्लिक हेक्सेन में नाइट्रोजन NH NO2 इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो दिस वाज योर सेकंड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में आपके पास यहाँ एल्डिहाइड है जिसके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। उस मल्टीपल बॉन्ड को आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। बट यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होगी। क्या कंफ्यूजन होगी कि मैम यहाँ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये एक सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास अगर हम अमीन के डेरिवेटिव्स देखते हैं तो वो हम इस तरफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हम इस डेरिवेटिव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे। अब कौन सा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे तो हमने इस अमीन रिएक्शन को कहाँ स्टडी करा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब है कि यहाँ पर हमें हमारे जो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर की प्रेजेंस है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। वो जो लोन पेयर है आपके पास वो रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ। लेकिन जब हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें ये पता लगता है कि जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ हमारे पास रेजोनेंस में है। तो उसकी वजह से इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इसके लोन पेयर सब सिर्फ इसी के पास नहीं है, वो दूसरे एटम्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस वजह से वो एक शेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वहां पर उसकी जो शेयरिंग होती है फर्दर किसी और एटम के साथ वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ इसका मतलब है कि इन दोनों नाइट्रोजन्स की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर गई। लेकिन जब हम इस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके जो लोन पेयर हैं आपके पास यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास सिंगल डबल की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए और यहाँ तो सिंगल सिंगल आ गया। तो इस वजह से यहाँ पर वो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है और आपके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस रीजन की वजह से हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ये नाइट्रोजन है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मेंटेन रहती है और यही हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस सेमी कार्बाजोन के मॉलिक्यूल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जहां पर आपको इस मॉलिक्यूल को देकर डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन पूछी हुई होती है। तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नाइट्रोजन की पार्टिसिपेशन होती है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विच नाइट्रोजन ऑफ सेमी कार्बाजोन पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो वो उसका यहाँ पर रीजन आप अच्छे से दे सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छे से अब डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर भी आपको सिमिलर रिएक्शन मिलेगी, बस ये ध्यान रखना है इस नाइट्रोजन के साथ मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्ट आएगा, RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N which is bonded with further NH CO NH2। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन।
फोर्थ पार्ट में जो आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पर आपको कीटोन मॉलिक्यूल के एक नाइट्रोजन के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। सो इस केस में आप यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सीजन है इसकी रिएक्शन करवाओगे इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास फिर से ये आपका जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन मॉलिक्यूल, ये कार्बन जो एक तरफ CH3 से अटैच्ड है और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है, विच इज अटैच्ड फर्दर विद C2H5। सो दिस इज योर लास्ट प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से आप अपनी अमीन्स की रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और अमीन्स के साथ साथ अमीन के डेरिवेटिव्स की भी रिएक्शन सिमिलर तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स के आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करने हैं यानी डिफाइन करने हैं। तो जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमें पता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक ये मॉलिक्यूल, जिसकी अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। PH का मतलब है एक फिनाइल अरेंजमेंट, तो ये आपके पास एक फिनाइल ग्रुप है, जिस फिनाइल ग्रुप पर आपके पास CH2, CH2, COH ग्रुप की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपके पास नॉमेनक्लेचर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको मेन चेन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी या फिर मेन हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मेन हाइड्रोकार्बन आपके पास यहाँ पर वो होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ये है और दूसरा हाइड्रोकार्बन पार्ट ये है, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इसे एज अ मेन हाइड्रोकार्बन कंसिडर करेंगे। अब मेन हाइड्रोकार्बन हमने कंसिडर कर लिया। अब उस मेन हाइड्रोकार्बन में हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप की प्रेजेंस है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा। मेन फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो उसके लिए हमें उसकी पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल में नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें, क्वेश्चन अराइजेस दिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देंगे, और हमें पता है कि प्रायोरिटी सीक्वेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होता है। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही स्टार्ट होगी, जिसमें आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी एक पोजीशन असाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप कार्बन से ही पोजीशनिंग स्टार्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 1 2 3, जिसमें आपके पास थर्ड पोजीशन पर आ गया फिनाइल ग्रुप। तो पहले हम जब भी नेम करते हैं मॉलिक्यूल्स को तो सबसे पहले ब्रांचेस को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या है, फिनाइल। उसके बाद हमारे पास ये 3 कार्बन की चेन है, जिस 3 कार्बन की चेन में आपके पास हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं जिसके लिए, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो यहाँ पर उसके लिए हम ओइक एसिड वर्ड यूज करेंगे। और ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों आपके वॉवल्स आ जाते हैं, तो हम ई को ऑमिट आउट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओइक एसिड यूज करेंगे। फर्स्ट पोजीशन को असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन आपकी सेल्फ डिफाइंड होती है कि अगर कहीं मॉलिक्यूल में पोजीशन असाइन नहीं करी हुई वो फर्स्ट पोजीशन पर लाई कर रहा है। सो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी नेम करना है। सो दिस वाज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल के भी सबसे पहले हम इस कंप्रेस्ड फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपैंड करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 पोजीशंस पर CH3 अटैच्ड है, बिल्कुल करेक्ट, जो फर्दर मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अटैच्ड है, जो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड है। अब यहाँ पर हमें पहले मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है। मेन चेन हमारे पास हमारी ये मेन चेन हो जाएगी। तो इस मेन चेन के अंदर अब हमें पोजीशंस असाइन करनी है। पोजीशंस असाइन करते हुए हमें पता है हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही होगी, तो हम यहाँ पर इसे फर्स्ट पोजीशन असाइन करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब जैसे जैसे हमने पोजीशंस असाइन करी है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रांचेस को नेम करेंगे और फिर हमारे मेन मॉलिक्यूल को नेम करेंगे। सो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे थर्ड पोजीशन पर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज 3 मिथाइल। फिर आपके पास ये 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन के लिए हमारे पास वर्ड रूट है ब्यूट। हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड की भी प्रेजेंस है, उसकी पोजीशनिंग सेकंड पर है। आप जब भी मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस शो करोगे तो जो 2 कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से जिस पर कम आपका पोजीशन होगी उसकी आप नंबरिंग को यूज करोगे। सो सेकंड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड है जिसके लिए आप इन यूज करते हो, और फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो यहाँ पर आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करोगे उसे आप ओइक एसिड से नेम करते हो। तो ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो हम ई को ओमिट आउट करेंगे और हमारे मॉलिक्यूल में यहाँ पर ओइक एसिड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 3-methyl butene oic acid। सो दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल में आपके पास एक साइक्लिक अरेंजमेंट है जिसमें आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जिसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट तो आपके पास मिथाइल है, दूसरा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, तो यहाँ पर आप इसे फर्स्ट पोजीशन असाइन करोगे। इसे जब आप फर्स्ट पोजीशन असाइन करोगे तो सेकंड पोजीशन आप अपने अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करोगे, फिर थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपने जो ब्रांचेस होती हैं उसे डिफाइन करोगे, और ब्रांचेस में हमारे पास सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो 2-methyl, क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक है वो तो मेन चेन में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इस मेन चेन में इंक्लूड करते हुए आप कैसे नेम करोगे, आपके 5 कार्बन की चेन साइक्लिक फॉर्म है तो इसके लिए आप साइक्लो वर्ड यूज करोगे, 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट यूज करोगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करोगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड से नेम करोगे। यहाँ आप कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि इसका कार्बन आपने इस रिंग में इंक्लूड नहीं करा है, तो यहाँ पर उसके कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करेंगे। सो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 2-methyl cyclopentane carboxylic acid। सो दिस इज योर थर्ड मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में भी इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। इन मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में आप नंबरिंग करोगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर आप किसी भी साइड चले जाओ, सेम नंबरिंग जाएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जिसमें आपके पास सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर ट्राई नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस है। और फर्दर ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंजोइक एसिड, तो यहां पर आप बेंजोइक एसिड से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो दिस इज योर फोर्थ मॉलिक्यूल एंड अलॉन्ग विद इट योर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। आई होप आपको यहाँ पर इन चारों मॉलिक्यूल्स को कवर करके ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना आ गया होगा, उसके नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करना आ गया होगा। बस आपको नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करते हुए इतना ध्यान रखना है कि कब हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर मेन चेन में पोजीशनिंग असाइन करनी है, कब असाइन नहीं करनी है, और कब उसके कार्बन को काउंट करेंगे तो ओइक एसिड रिप्रेजेंट करेंगे, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यानी एक तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ओवरऑल तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रिपरेशन करनी है। तो वन बाय वन हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन विद इथाइल बेंजीन। सो ये आपका इथाइल बेंजीन है, जिसे आप अपनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाली कैटेगरी में अल्काइल हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हमने ऑब्जर्व करा था कि हमारे पास इस तरीके से एक अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके अंदर उस एरोमेटिक कंपाउंड पर जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे कितने भी कार्बन का हो, अगर उसे हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे उसकी, तो वो आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर करना है, और उसमें आप जो भी एजेंट कंसिडर करते हो उसी के रिस्पेक्ट में आपके पास उसके कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है, जो फर्दर एसिडिफिकेशन से आपको बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन शो करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग इथाइल बेंजीन। बस यहाँ पर आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, विच इज KMnO4 KOH हीट। So this is how you can prepare the benzoic acid. So this was your first reaction. Now let's move on towards your second reaction. सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूल है एसिटोफिनॉन, विच इज योर दिस मॉलिक्यूल। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या आपका एक कीटोन मॉलिक्यूल, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कैटेगरी में ही हमने कीटोन मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन टू एसिड को डिस्कस करा था, जहां पर हमने ये ऑब्जर्व करा था कि कीटोन्स एल्डिहाइड्स की कंपैरेटिवली थोड़े लेस रिएक्टिव है, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ही बेंजोइक एसिड या फिर कोई भी एसिड की फॉर्मेशन शो करते हैं। बट वहां पर जब वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें आपका एक कार्बन नंबर का रिडक्शन आपको ऑब्जर्व होता है, और वो कार्बन नंबर डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ से ब्रेकेज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो लेसर नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है
कि जब हम एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे और अगर हमने यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा KMnO4 यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में आपके पास एक कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन गिव्स यू बेंजोइक एसिड। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पर आपको कीटोन से बेंजोइक एसिड यानी कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में आपके पास ब्रोमोबेंजीन गिवन है और ब्रोमोबेंजीन में हमारे पास इस तरीके से एक एरोमेटिक कंपाउंड पर हैलाइड ग्रुप की अरेंजमेंट होती है और हमारे पास ऐसी कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है जहां पर हम इस हैलाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस कर सकें। सो उसके लिए हमें यहाँ पर किसी ना किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को डिस्कस करा था वहां हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा हैलाइड मॉलिक्यूल आता है जिसमें आपके पास हेलोजन की प्रेजेंस है, तो वहां पर आप अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करेंगे। मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है, जिसको आप फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, विच इज योर वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स यू बेंजोइक एसिड। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग ब्रोमोबेंजीन। सो दिस वाज योर थर्ड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है फिनाइल इथीन, विच इज योर स्टाइरीन मॉलिक्यूल। स्टाइरीन एक पॉलीमर की भी फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आप बस स्टाइरीन ध्यान रखो कि आपका फिनाइल इथीन मॉलिक्यूल विच इज फिनाइल एंड इथीन की अरेंजमेंट से फिनाइल इथीन बनता है, जो कि आपका स्टाइरीन मॉलिक्यूल है। इस स्टाइरीन मॉलिक्यूल के अंदर भी और कुछ नहीं, आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर एक अल्काइल हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस है, जिसको जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो आपका ये मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन शो करेगा। बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन के ही यहाँ पर आपको सिमिलर रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। तो इस केस में आप भी यहाँ पर KMnO4 और KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे, जिसमें सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी और फर्दर एसिडिफिकेशन से आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग स्टाइरीन मॉलिक्यूल। So this was your fourth reaction and along with it we have completed all the 4 reactions जहाँ पर आपने एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को रिकॉल किया है। So this was your question number 7. Now let's move on to question number 8. Question number 8 में क्या पूछा हुआ है? Which acid of each pair shown here would you expect to be stronger? यहाँ पर आपको different pair of carboxylic acid given है। इन carboxylic acids में से आपको stronger carboxylic acid को identify करना है। So इसका मतलब है कि हमें acidity of carboxylic acid वाले concept को recall करना है, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा carboxylic acid हम molecule consider करते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, बट और भी हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि उसकी एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और वो हमने हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करा था कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज आपको ऑब्जर्व होगा। और इतना हमें पता है कि जब भी हमारे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस होती है वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, विच मीन्स हमें यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और किस में नहीं है, और अगर उनमें प्रेजेंट दोनों में ही है तो किस में हमारा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है CH3COOH और दूसरा मॉलिक्यूल है CH2FCOOH। इसका मतलब है दोनों में आपके पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो कॉमन है, बट जब हम इसके बाद वाले मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ तो आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH2F ग्रुप लगा हुआ है, विच मीन्स ये जो CH2F ग्रुप है इसमें फ्लोराइड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और यहाँ पर आपका जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू योर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। सो दिस वाज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसमें से हमने अपने मॉलिक्यूल जो एसिडिक ज्यादा है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपके पास ये जो COH है ये तो कॉमन है, लेकिन जो इसके बाद दूसरे ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पर तो CH2F है,
लेकिन यहाँ CH2Cl है, विच मीन्स दोनों में ही आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस है। बट यहाँ पर आपके पास फ्लोराइड ग्रुप है, यहाँ क्लोराइड ग्रुप है, और हमें पता है फ्लोराइड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर वो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो CH2FCOH मॉलिक्यूल है ये आपका बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। सो दिस इज योर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू योर अदर मॉलिक्यूल। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन अगर आप मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ COH गिवन है, यहाँ COH गिवन है। बाकी आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपके पास यहाँ फर्स्ट कार्बन पर फ्लोरीन की प्रेजेंस है और यहाँ आपके पास आपके सेकेंड कार्बन पर फ्लोरीन की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बस पोजीशनिंग की डिफरेंस है। और हमें पता है जब भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के केस में स्पेशली, तो जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जितना ज्यादा ग्रुप के पास लगा होता है, वो उतना बेटर उसका इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, चाहे वो विड्रॉइंग नेचर का हो या फिर डोनेटिंग नेचर का हो। तो यहाँ पर आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास में होगा वो उतनी बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करेगा, उतना बेटर उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है इसके और कार्बोक्सिलिक के बीच में सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2 कार्बन का, क्योंकि इस तरीके से अरेंजमेंट है इसकी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है। तो यहाँ ये जो फ्लोराइड ग्रुप है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें 1, 2 इन दोनों कार्बन का डिफरेंस है। और जब हम इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो वो इस पोजीशन पर आपके पास अटैचमेंट में है जिसमें आपके पास 3 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अगेन आपके पास ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है ये तो सेम है, लेकिन आपके पास जो सामने की तरफ ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ है CF3 और दूसरी तरफ है CH3। तो इतने सारे पार्ट्स को कवर करने के बाद अब तो आपके माइंड में क्लियर ही हो गया होगा कि फ्लोराइड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ वर्क करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि वैसे भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में कवर करा है। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसका मतलब है जब भी हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप होगा वो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला मॉलिक्यूल है दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू योर अदर मॉलिक्यूल। सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट एंड विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड, जहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के एसिडिटी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लिया। तो ओवरऑल इन इंटेक्स क्वेश्चन को कवर करते हुए हमने ओवरऑल मोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिए। आई होप आपको अच्छे से सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी कॉन्सेप्ट में या इंटेक्स क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।